जगती न्यूज में स्वागत है। आज हम बिहार के सबसे पढ़े लिखे सरपंच से बात करने वाले हैं जिन्होंने शुरुआती दिनों में यूपीएससी बीपीएससी के मेंटरशिप के रूप में कार्य किया और बिहार के विभिन्न हिस्सों में इन्होंने अपने मेंटरशिप को लिया और साथ ही साथ जैसे गुरु रहमान दरोगा गुरु है उनके साथ भी इन्होंने पढ़ाया। तो इनके बारे में जानेंगे आखिर ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े फिर सरपंच बने तो आखिर इनको कब मन में आया कि सरपंच बने आखिर। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कब लगा कि आखिर सरपंच ही बनना चाहिए? देखिए, अमूमन सभी लोग चाहते क्या हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, ये तमाम अच्छे चीज़ों को ले, लेकिन ये बनेगा कैसे? आप देखें, मैंने कहा कि 54% आबादी जो है वो किसान परिवार का है। किसान परिवार, बिल्कुल। और किसानों की स्थिति पूरे देश में, और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में भी किसानों की स्थिति बद से बदहाल है। कई देश ऐसे हैं जहां किसानों को सरकारें सहयोग करती है तो किसान वहां पे अपने कमियों को पूरा कर लेते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो इसी का जांच, इसी का रिपोर्ट है, सरकार का ही रिपोर्ट है, और उसमें दिखाता है कि किसान का आय जो है वो एकदम पूरे विश्व में न्यूनतम स्तर पर है। तो मुझे लगा कि कम से कम अमूमन पॉलिटिक्स में ये गवर्नेंस, ये नीतियां कौन बनाएंगे? नीतियां बनाएगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट हम चुनते हैं। आप जब किसी नेता को चुनेंगे उसका प्रोफाइल उसको आप देखिए तो वो लोग हैं जिनका बैकग्राउंड जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड को चुनते हैं हम लोग। हमारे जो भी नेता होते हैं उनको हम लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ज्यादा लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड को ही चुनते हैं लोग, लेकिन जो भी ग्रामीण होते हैं बिहार की जनता है पढ़े लिखे लोगों को नेता नहीं चुनते। इसका कारण क्या हो सकता है? इसलिए नहीं चुनते हैं पढ़े लिखे लोगों को कि पढ़े लिखे लोग वो अपने आप को इस समाज से काट लेते हैं। जब तक हमको अगर गंदगी साफ करना है, कीचड़ साफ करना है, तो बाहर से खड़ा होकर के कीचड़ साफ नहीं होगा, उस कीचड़ में कूदना पड़ेगा, अपना शरीर का, अपना कपड़ा गंदा करना पड़ेगा और तभी कीचड़ साफ होगा। मैंने यही सोचा कि चलो भाई, अब इतना तो हम छात्रों के साथ सेवा किए या जो कि उनको बनाए, अच्छे पोजीशन पे लोग हैं, आज अपने गांव के लिए अब काम करना शुरू करते हैं और ग्रास रूट से काम शुरू करते हैं। हो सकता है कि हम भी अगर अपने आज बहुत पीक पर होते हैं, अच्छे पोजीशन पे होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरा भी नेम फेम होता, और नेम फेम के नाते अगर कल पॉलिटिक्स में हम आना चाहते तो कोई भी पार्टी हमको टिकट दे देती। लेकिन हम ग्रासरूट का जो समस्या है, जिस समस्या पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये हमको पता नहीं होता और हम इस पर कभी ध्यान नहीं देंगे, कभी पॉलिसी लेवल पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, आप तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आप तो इसे यूपीएससी बीपीएससी के मेंटरशिप में इससे ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन ये सरपंच वास्तव में आपको लगता है कि हम पैसा कमाएंगे और दोनों करेंगे? क्या इसके व्यू में देखना चाहते हैं आप? आपने कहा कि अगर यूपीएससी का मेंटरशिप करते तो बहुत अच्छा पैसा कमाते। आपको मैं बता दूं कि 2005-06 में जितना मैं पैसा कमाता था, शायद उसका 10% भी आज मैं नहीं कमाता हूं। मैं उस समय लगभग 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीना मेरा कमाई होता था, जो दरोगा बैच के समय था। लेकिन आज मैं 20,000 रुपया भी महीना नहीं कमाता हूं। सरपंच हूं, सरपंच की सैलरी 2,500 रुपया महीना है, और 2,500 भी वो मिलता नहीं है। ये सच्चाई है, पैसा नहीं मिलता है। ये सच्चाई है कि अभी तक पूर्व सरपंच जितने हैं उनको देखिएगा कि 3 साल का मिला है, 2 साल का अभी उनका बाकी है। तो हम लोग का भी अभी 2-2.5 साल का मिला है, ये तीसरे साल में है, 2 साल का लगभग मिला है, लेकिन बाकी पैसा अभी भी बाकी है, नहीं मिला है। देखिए, बिहार सरकार में विगत कितने वर्षों से अभी सरपंच तक का पैसा भी नहीं मिला। एक तो मिनिमम 2500 रुपये मंथली दी जाती है, उसको भी समय से नहीं दिया जाता है। अच्छा, आप अगर गांव की लड़की अगर दरोगा बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो या रेलवे में जाना चाहते हो, तो आप तो पढ़े लिखे, तो इनके लिए गाँव में भी उस तरह का माहौल आप कैसे लाना चाहेंगे? और इसके लिए मैंने 2022 में एक पायलट प्रोजेक्ट किया था। पायलट प्रोजेक्ट हम लोग किए थे सारण में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, वैशाली में और अररिया में। 5 जिला का पायलटिंग किया था कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते कौन हैं। हमने देखा कि लगभग 3% जो आबादी है वो अग्री जाति के लोग हैं। अग्री जाति के, बाकी सभी पिछड़े और दलित जाति के लोग हैं। तो सरकारी स्कूल में आज वो कोई भी रिक्शा चालक भी वो भी नहीं पढ़ाना चाहता है। अगर कल होकर के मान लीजिए कि हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगे, समाज हमको कमेंट करने लगे, बताओ पैसा पर एकदम पैसा चोरी करे वाला हो गया, पैसा बचाने वाला, बच्चा के ध्यान नहीं दे। सरकारी स्कूल को इस तरह का एक स्टिग्मा बना दिया गया है, लांछन बना दिया गया है। तो हमने ये किया कि इन बच्चों का भी सपना है,
हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया तो उस बच्चे कहते हैं कि हमको आईएएस बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। कुछ लोग लिखा कि हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन इनका सपना कैसे पूरा होगा? तो हम लोग इस पर काम ये कर रहे हैं कि 2025 से, ये मेरा अपना खुद का प्रोजेक्ट है, इससे आप इसको कनेक्ट नहीं कीजिएगा, ये मेरा खुद का प्रोजेक्ट है कि इसमें हम सरकारी स्कूल के बच्चों का जो अप्रैल से उनके सिलेबस का टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में कम से कम 8 से 10 टेस्ट में उनको अपीयर होना होगा और उसमें जो टॉप 100 होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दिया जाएगा, फ्री ऑफ 50% लॉजिंग का क्लेम किया जाएगा और फूडिंग का चार्ज किया जाएगा उनको। उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 1 रुपया का भी पेन खरीदने का पैसा नहीं है, उनको एक सिंगल पेनी खर्च नहीं होगा, एक चवन्नी खर्च नहीं होगा, उनको सारी सुविधाएं देकर के हम लोग 100 बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनने का, आईएएस, आईपीएस बनने का सपना साकार कराएंगे। देखिए, इनके द्वारा गांव में ये पहले सरपंच होंगे बिहार के जो एक टेस्ट का आयोजन करेंगे और जो बच्चे उसमें टेस्ट में टॉप करेंगे, अच्छे करेंगे, उनको यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना हो, ये सारे सपनों को साकार किया जाएगा। आप गाँव से भी इस चीज को आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर बात किया जाए, यदि आपकी जन स्वराज की अगर सरकार बनती हो तो शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से बदलाव आ सकती है, क्रांति आ सकती है? देखिए, पूरे विश्व में आप गूगल सर्च करेंगे कि बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था क्या है, किस देश में बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था है, तो आपका नाम आएगा फिनलैंड, नीदरलैंड, जापान और बहुत, अमेरिका जो सबसे विकसित है उसका अभी 6-7वां नंबर पे आता है। तो जितने स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं उनका शिक्षा वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। तो जो हमारे प्रशांत किशोर, हमारे जो इस जन स्वराज के प्रणेता हैं, कभी आप उनको सुनिएगा तो वो कहते हैं कि हम विश्व जो हमारे जन स्वराज की सरकार आने के बाद हम पूरे प्रखंड में 5 वर्षों में 5 विश्व स्तरीय स्कूल बनाएंगे। विश्व स्तरीय, ये यहाँ के डीपीएस और इस तरह का स्तर का बात नहीं, विश्व स्तरीय स्कूल बनेगा जहां बच्चे को वो विश्व लेवल का शिक्षा दिया जाएगा। ये इसका, और ये कोई खोखली बात नहीं है, इस पे पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ है और पूरे जो भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ लोग हैं उनका इस पर काम हो रहा है और ड्राफ्ट लगभग तैयार है। सरकार बनने के साथ एक गरीब का बच्चा भी एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ेगा, ये प्रशांत किशोर का वादा है और जन स्वराज का ये वादा है, उसको क्रियान्वित किया जाएगा। अच्छा, यदि जन स्वराज की सरकार बनती है तो कृषि के क्षेत्र में कैसे बदलाव किया जाएगा? जन स्वराज का जो ड्राफ्ट है कृषि के क्षेत्र के लिए, कि कृषि जो है हम लोग अभी जो खेती हम लोग करते हैं वो खेती गंवाने वाला खेती करते हैं, जो कि हम लोगों ने विवरण बताया, लेकिन जन स्वराज का एक पूरा इस पर ड्राफ्ट तैयार है कि खेती कमाने वाली बनेगी, बिल्कुल आय सृजन करने वाली बनेगी। अब आपको एक चीज बता रहा हूं, बिहार का जो भूमि है, आप किसी भी रिसर्च में देखिएगा तो बिहार कहता है, बिहार के लिए रिसर्च कहता है कि बिहार में धान गेहूं का खेती के लायक ये जमीन नहीं है, क्योंकि यहाँ बड़े छोटे छोटे लैंड होल्डर हैं। यूपी, पंजाब, हरियाणा जो है वो किसान, वहाँ का बड़ा बड़ा प्लॉट है तो वो खेती धान खेती पे कर सकते हैं। बिहार का जो खेती है वो सब्जी के लिए है, वो मसाले के लिए है, वो मोटे अनाज के लिए है। अगर इन सभी चीजों का आप खेती करते हैं तो आपका आय बढ़ जाएगा। अब छोटा सा एक उदाहरण दे रहे हैं, आप अपने आसपास के कोयरी जाति को देखिएगा, बिल्कुल ठीक है, उनके पास अगर 10 कट्ठा जमीन है तो वो महीने में आराम से 15 से 20 हजार रुपया वो कमा रहे हैं। अगर 20 हजार रुपया महीना कमा रहे हैं मतलब साल में 2,40,000 रुपया वो कमा रहे हैं। आपने, मैंने देखो जोड़ करके दिखाया कि आप हर सीजन में धान बो करके 5,000 रुपया सीजन में घाटे में जा रहे हैं। आपका श्रम अगर जोड़ दिया जाए तो और घाटे में जा रहे हैं। तो हम लोगों की योजना है कि जो खेती है वो गंवाने वाली नहीं, कमाने वाली खेती बनेगी और ये बनकर दिखेगा। बिल्कुल। अच्छा, सरकार द्वारा 3 कृषि कानून लाए गए और यहाँ के जनता और भारत की जनता ने इसका विरोध किया, इसका क्या प्रभाव है कि तीनों कृषि कानून का विरोध किया गया है? ये जो 3 कृषि कानून थे, बेसिकली नाम था कृषि कानून, लेकिन कृषि कानून वो था ही नहीं। वो कानून था कॉर्पोरेट का कानून था। अभी जैसे हम धान बेचते हैं, ये किसानों ने लगभग 17 महीने तक आंदोलन किया। बिल्कुल 17 महीने। तो जब मेरे अच्छे के लिए कुछ होगा तो हमको तो समझ में आया कि मेरे लिए है, तो हम उसका विरोध क्यों करेंगे? किसान कह रहा है कि आप ये तीनों कानून वापस ले लो और एक चौथी कानून एमएसपी कर दो। अच्छा, एमएसपी क्या है? अगर बात की जाए, लोगों को एमएसपी ही मालूम नहीं है, तो एमएसपी से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में कैसे बताएंगे अपने ग्रामवासियों को? एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये सरकार की एक आयोग है CSCP,
वो क्या करती है कि वो इस पर स्टडी करती है, उसके लिए तैयार करती है कि किसान इस साल उसको कितना में बेचना है। अगर एमएसपी तय किया जाए कि इतना से नीचे अगर कोई बेचता है तो सरकार कार्रवाई करेगी। ठीक है, इसके लिए भी सरकार ने, ये मोदी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक योजना बनाया, ये आशा इन्होंने एक योजना बनाया, अन्नदाता आय समर्थन अधिनियम, मतलब आशा इन्होंने योजना बनाया और उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण MIS मार्केट इंटरवेंशन स्कीम भी लाया था कि अगर मार्केट में इससे ज्यादा कम रेट पर अगर कोई खरीद रहा है तो सरकार हस्तक्षेप करेगी कि क्यों खरीद रहे हो। लेकिन आप बता दीजिए, आप लोग पत्रकारिता, कभी भी किसी कृषि से संबंधित लोगों ने इस पर कोई बात किया? बिल्कुल नहीं किया। कोई भी यहाँ पे हमारे साथ कोई कुछ खरीदने वाले लोग बैठे हुए हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि जो धान गेहूं खरीदा जाता है उस पिछले साल 2022 में 1800-1900 का खरीदा गया था गेहूं और इस बार 2300 का खरीदा गया। क्योंकि चुनाव के समय सरकार ने आदेश कर दिया था कि FCI को कि आपको MSP पर लेना है, सिर्फ आदेश सरकार कर दे, कानून केवल बना दे, कानून को उसमें उसको खरीदना भी नहीं पड़ेगा और वो अच्छे मूल्य पर बिक जाएगा। इस पे एक सवाल और लोग उठाते हैं कि अगर किसानों के लिए MSP तय हो जाएगा तो बाजार में हाहाकार मच जाएगा। हाँ, बिल्कुल MSP तय हो जाएगी तो अगर किसानों का अनाज जो थोड़ा ऊपर कीजिए, किसानों का अगर अनाज मूल्य पर, निर्धारित मूल्य पर लिया जाएगा तो हाहाकार मच जाएगा। आप एक बात बताइए, आप एक पार्ले जी का बिस्किट को देखिए, बिल्कुल आज से 5 साल पहले वो बिस्किट का साइज इतना बड़ा था और वो होकर के कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया। क्यों? इस पर कोई हाहाकार क्यों नहीं मचा? इस पर हाहाकार क्यों नहीं मचा? प्याज के समय में, सीजन में प्याज जब था तो आपको 14-15 रुपए मार्केट में मिल रहा था, बाजार में मिल रहा था, आज 70 रुपए मिल रहा है। हाहाकार क्यों नहीं मच रहा है? तो जो लोग ये कहते हैं, ये भ्रम पैदा करते हैं। अगर सरकार MSP जारी कर देती है, MSP को कानूनी बना देती है, तो इसका फायदा ये होगा कि लोगों को भी समझ में आएगा कि जो बेचने वाला है उसने कितने में खरीदा है और कितने में बेच रहा है। आज तो जो बाजार से खरीदा जा रहा है, आलू आपका जब होगा तो 5 रुपए खरीदा जाएगा और अभी आपको 35 रुपए 40 रुपए खरीदा जाएगा। 35 रुपए 40 रुपए आलू अभी खरीदा जा रहा है। तो आपको तो पता नहीं है, आपको तो पता नहीं है कि खरीदा कितना में गया था। तब ना समझ में आएगा कि किसान को कितना लॉस हो रहा है, किसान को कितना परेशानी में हो रहा है, मिल क्या रहा है। कीनू, एक पंजाब में कीनू होता है, कीनू, हाँ, कीनू बिकता है किसान का तो 5 रुपये और आप तक बिकेगा तो 50 रुपये। 45 रुपये कौन ले रहा है? अगर यही MSP हो जाएगा तो 45 रुपये का मैक्सिमम मार्जिन जो है किसान को जाएगा और लाभ कंज्यूमर जो है उसको भी जाएगा, उसको भी 50 रुपये के बजाय कम में मिलेगा। तो आपने जाना MSP मतलब क्या है, किसानों को एक तरीके से फायदे के रूप में कार्य करती है। अच्छा, बिहार में अगर बात की जाए तो किसानों की स्थिति क्या है? किसानों की स्थिति ये है, मैंने NSSO का अभी चर्चा किया था। किसानों की आय जो है पूरे भारत में औसत आय 10,218 रुपया है, जिसमें पंजाब, केरल और इस तरह के जो राज्य, हरियाणा राज्य हैं, यहाँ लगभग 25,000 के आसपास है प्रति परिवार आय। बिहार में जो आय है प्रति परिवार कृषि से, वो है लगभग 6,000 के आसपास, 6,000 प्रति माह। अब 6,000 तो अगर मान लीजिए कि 5 सदस्य हैं, 1,000 रुपया भी जोड़ दीजिए तो कुछ होना जाना नहीं है। ठीक है, ये किसानों की स्थिति है आज का। क्योंकि किसान को ये बात कभी सोचता नहीं है, कभी हिसाब जोड़ता नहीं है, वो कभी भी खेती उस तरीके से नहीं किया कि हम व्यवसाय कर रहे हैं। वो सिर्फ अपना सांस्कृतिक धर्म निभा रहा है कि मेरे पूर्वज करते आ रहे थे, हम भी करते रहेंगे। अगर जिस दिन उसको समझ में आ जाए कि नहीं, हम किस खेती जो है आय के लिए करेंगे, उस दिन ये छोड़ेगा, और छोड़ेगा तो पूरे देश में हाहाकार मचेगा। सरकार मजबूर होगी कि किसानों को हमको सहायता देना होगा। एक लास्ट क्वेश्चन, गांव वाले अगर जानना चाहते हैं कि वास्तव में सरपंच का प्रमुख कार्य होता है वो क्या क्या होता है? आपने जिस तरह से जमीन सर्वे में लोगों को ग्राम सभा इकट्ठा करके जिस तरह से लोगों को प्रभावित किया, तो उन ग्रामीण आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये आप कैसे बताना चाहेंगे जो सरपंच का वास्तविक कार्य होता है, गाँव में क्या क्या होता है? देखिए, मेरा एकमात्र ये है कि शुरू में ही आपने कहा कि UPSC के मेंटरशिप में काम करते थे। मेरा यही एक है कि हमको जो काम मिले, अगर एक चपरासी का काम मिले तो चपरासी के काम के अनुसार उसको पूरे शिद्दत से हम निर्वहन करें, पूरे जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। जो सरपंच का काम है, अगर कानून आप देख लीजिएगा तो एक भी विवाद का समाधान हम नहीं कर सकते हैं। जो सरकार के कानून, सरकार का कानून कहता है कि 10,000 से अधिक का विवाद, जमीनी विवाद हम नहीं देख सकते। अब बताइए कि कोई भी विवाद मेरे पास आएगा 10,000 से कम का आएगा, तो उस हिसाब से तो सरपंच का कोई काम नहीं है।
लेकिन हम लोग उसके बावजूद भी उसी नियम के दायरे में, उसी सहमत के आधार पर फिर भी हम बेहतर तरीके से कोशिश करते हैं कि हम काम करें। और आपको मैं बताऊं कि एक हम लोगों ने फॉर्मेट बनाया हुआ है कि अब 3 साल मेरा पूरा होने जा रहा है, हम 3 साल में एक बेसलाइन सर्वे करेंगे। भले मेरे यहाँ लोग अपना फैसला कराने के लिए आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो कोर्ट जा रहे हैं, हम केस का सर्वे करेंगे कि घर घर में जा करके कि क्या आपका कोई जमीनी विवाद का केस चल रहा है, और केस चल रहा है तो उसका क्या चाहते हैं कि समाधान पंचायती स्तर से हो जाए। एक उदाहरण आप ही अपनी ही पंचायत का आपको मैं दे रहा हूं। अपने पंचायत में एक है गणेश सिंह, रघुवंश सिंह तरवार तकत में, उनका भाई 2013 में बंटवारा का केस फाइल किया, 2013 में बंटवारा केस फाइल किया और 13 से ही वो अपना जमीन हिस्सा से ज्यादा बेचता जा रहा है। बेचारे गणेश सिंह उस डेट पर जा रहे हैं, आज के डेट आज जो हो गया 2024 में हम लोग हैं और ये भी समाप्ति के कगार पर है। लगभग 11 वर्षों से उनको केवल डेट मिल रहा है, हाजिरी मिल रही है। तो वहां चूंकि कोर्ट में वो काले कोट पहन के दुकानदार बैठे हुए हैं, वो न्याय करने नहीं बैठे हुए हैं। जो वकील हैं उनको चाहिए कि 2 से 3 हियरिंग के बाद हम एक्स पार्टी डिसीजन दिलवाएं, और कोर्ट भी नोटिस जारी कर रहा है कि आप एक्स पार्टी डिसीजन आप उपस्थित हुए नहीं तो हम एक्स पार्टी डिसीजन देंगे, लेकिन उनका वकील एक्स पार्टी डिसीजन होने नहीं दे रहा है। तो ये भी किस गांव के लोगों का है। मैंने उनको सपोर्ट किया और बोला कि आप आइए और मिल करके इसका हम समाधान करेंगे। तो ऐसे ऐसे केसों का हम समाधान करना चाहते हैं। देखिए ऐसे सरपंच है, अगर आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है और साथ में साथ एक ग्राम सभा आयोजन करके आपके खेतों को बंटवारा करके आपके हिस्से को बराबर बराबर ये लगा सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए चलता है।